दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। यूनिट 2 का फर्स्ट केस है बचा एफ गजदार वर्सेस सीआईटी बॉम्बे 1955 and the case deals with dividends received by shareholder of tea companies cannot be treated as agricultural income under Indian Income Tax Act 1922। आइए देखते हैं इस केस में होता क्या है। सबसे पहले इसके फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस केस में फैक्ट ये होता है, बचा एफ गजदार शेयर परचेज करती है दो टी कंपनीज की। फर्स्ट इज पत्रकोला एंड सेकेंड इज बिश्नौत। तो ये दोनों कंपनी टी में डील करती है एंड एज पर रूल 24 एंड सेक्शन 59 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स 1922 जो भी कंपनी टी में डील करती है उसे रिबेट दिया जाता है 60% का। बिकॉज जो भी इनकम जनरेट किया जाता है इस कंपनी के द्वारा टी प्रोसेसिंग में, उसमें से 60% इनकम को एज ए एग्रीकल्चर इनकम के रूप में एग्जेम्प्ट किया जाता है, जबकि 40% इनकम को मैन्युफैक्चर एंड सेल की वजह से इसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब इस केस में होता यह है कि बचा एफ गजदार को अपने शेयर के एवज में 2750 रुपीज मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर इस अमाउंट के ऊपर टैक्स इम्पोज करते हैं, जहां बचा एफ गजदार का कहना यह होता है, सिंस उसने शेयर परचेज किया है इन दोनों टी कंपनीज का और ये दोनों टी कंपनी को एज पर इंडियन इनकम टैक्स 1922 एग्जेम्प्ट किया जा रहा है 60% एज ए एग्रीकल्चर इनकम, तो जो भी इसे इनकम रिसीव हुआ है उस इनकम का 60% एज ए एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाना चाहिए और उसमें उसे रिबेट दिया जाना चाहिए। लेकिन होता यह है कि आईटीओ इस बात के लिए मना कर देते हैं कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और टोटल इनकम दैट इज 2750 रुपीज के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। इसी बात को अपहोल्ड किया जाता है अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा एंड द सेम थिंग कही जाती है टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा। बट यहाँ पर टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास एक क्वेश्चन ऑफ लॉ दिखता है, जिसके लिए इस केस को ट्रांसफर किया जाता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को अपहेल्ड करती है एंड देन उसके बाद ग्रांट करती है लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और अब यह मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करती है कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। कंपोनेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकम रेंट या रेवेन्यू हो सकता है विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम लैंड, और इस लैंड का एक पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और जो भी ये लैंड रेवेन्यू हो रहा है दैट शुड बी एसेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू इन द टैक्सेबल टेरिटरीज या सब्जेक्ट टू अ लोकल रेट एसेस्ड एंड कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस कंडीशन में उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। यहाँ कोर्ट का ये कहना होता है कि जो भी इनकम बचा एफ गजदार को मिला है उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जा सकता है इफ इट इज रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और यहाँ पर प्लेट का कंटेंशन होता है विच इज गिवन अंडर पैराग्राफ नंबर 6 कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से 60% को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर इनकम के रूप में, बिकॉज ये जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो इस कंडीशन में ये इनकम जो ड्राइव किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा वो एग्रीकल्चर इनकम में फॉल कर रहा है, और जब उससे अगर बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए एज ए शेयर होल्डर इसके पास भी। बट यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आती है, जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना ये होता है जो एक शेयर होल्डर होता है अगर वो किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है तो दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर इन पर्टिकुलर कंपनी। अब वो कंपनी किस चीज में डील कर रही है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर ये कंपनी किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रही है और डील कर रही है, इन दैट कंडीशन जो इनकम ड्राइव किया जाता है उस एग्रीकल्चर लैंड से वो फर्स्ट कंपनी के पास जाता है, बिकॉज कंपनी का उस पर्टिकुलर बिजनेस से डायरेक्ट एसोसिएशन है। सो द रेवेन्यू फॉल्स एट द हैंड ऑफ कंपनी, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट यहाँ पर होता है, बिकॉज अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट इस कंपनी को अर्न होता है वो दिया जाता है शेयर होल्डर को जब कंपनी डिविडेंड के रूप में इसे देना चाहती है तब। इट मीन शेयर होल्डर का इस एग्रीकल्चर रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है उस पर इनडायरेक्ट स्टैंडिंग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 6 में शेयर का नेचर क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, और साथ में इसमें इलिस्ट्रेशन दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में कि सपोज ऐसा होता है इट इज नॉट अ शेयर होल्डर बट अ पर्सन जो दूसरे पर्सन को अगर मनी लैंड कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, और उस कंडीशन में अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को करता है वहां से जो भी रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू के एवज में
इस पर्सन को जिसने की लैंड किया है मनी, उसे इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है वो कल्टीवेटर्स के द्वारा किया जा रहा है, एंड आउट ऑफ एन ऑब्लिगेशन जो उसने लोन लिया है उसके एवज में वो उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिसकी वजह से जिस पर्सन ने मनी लेंड किया है उसका डायरेक्ट नेक्सस लैंड के रेवेन्यू से नहीं है, और इसी कारण जो भी उसे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है दैट शुड बी काउंटेड एज हिज इनकम एंड नॉट द एग्रीकल्चर इनकम। सो मेनली यहाँ बात की गई थी रिमोटनेस ऑफ रिसीवर की, बिकॉज यहाँ पर शेयर होल्डर भी रिमोट रिसीवर है, जबकि अगर देखा जाए डायरेक्ट रिसीवर कंपनी है। शेयर के नेचर को फिर से बताते हुए और डिविडेंड क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है पैराग्राफ नंबर 6 में, जिसमें एक केस साइट किया गया है एंड द नेम ऑफ द केस इज कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस फॉरेस्ट 1924 का केस है, एंड प्रिवी काउंसिल का इसमें जजमेंट है, जिसमें लॉर्ड एंडरसन का कहना होता है कि एक शेयर होल्डर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इस कंपनी के पास दो चीजें होती है, फर्स्ट एसेट्स होता है एंड सेकेंड जो भी वो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है एंड वहां उसे प्रॉफिट मिलता है। शेयर होल्डर जैसे ही शेयर के रूप में इन्वेस्ट करता है इस कंपनी में तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट होने के कारण इस शेयर होल्डर का डायरेक्ट रिलेशन इसके प्रॉफिट से होता है, ना कि इसके एसेट से, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ इज ए जुरिस्डिक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 9 ऑफ कंपनी एक्ट। दैट इज व्हाई इस केस में कहा जाता है that a shareholder acquires a right to participate in profit of a company but it is not acquires any interest in the assets of the company। बट एक सिचुएशन है जब इस शेयर होल्डर का इस एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है एंड दैट इज द केस ऑफ वाइंडिंग अप। अदरवाइज इन नॉर्मल पार्लांस में जहां पर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और जब उसे लगता है कि डिविडेंड्स दिया जाना चाहिए डिक्लेयर करती है, उस वक्त इस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट केवल और केवल इसके प्रॉफिट के ऊपर होता है, ना कि एसेट्स के ऊपर। और इसी के बारे में पैराग्राफ नंबर 7 में पूरा लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 10 में फिर बताया गया है डायरेक्ट एंड रिमोट रिलेशन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू से, जिसमें यह कहा जाता है कि इट वाज सजेस्टेड दैट द डिविडेंड अराइज आउट ऑफ द प्रॉफिट अकरिंग फ्रॉम लैंड एंड इज इम्प्रेस्ड विद द सेम कैरेक्टर एज प्रॉफिट and it does not change its character merely because of the incident that it reaches the hand of the shareholder। It means यदि पर्सन ए कंपनी सी में इन्वेस्ट करता है और इस कंपनी का बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है, इन सच कंडीशन भले ही यह एग्रीकल्चर इनकम के रूप में कंपनी के पास जाता है और यहाँ जो इसके पास आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और इसका नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, यह हमेशा प्रॉफिट होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एग्रीकल्चर इनकम है और द सेम एग्रीकल्चर इनकम इसके पास ट्रांसफर किया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले वाले यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। डायरेक्ट नेक्सस इस ए का इस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट नेक्सस है, जिसकी वजह से जो एक कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है उसके बाद जो उसे प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है ए को, ना कि जो एग्रीकल्चर इनकम या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से डायरेक्टली शेयर दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन ए को। उसके बाद कुछ प्राइवेट काउंसिल का केसेस इसमें साइट किया जाता है, जैसे इस कड़ी में फर्स्ट केस है सीआईटी वर्सेस राजा बहादुर कमस्या नारायण सिंह एआई 1949 का ये केस है। इस केस में होता ये है कि ए एक पर्सन होता है जो बी को मनी लेंड करता है या रेंट पर लैंड देता है। बी कल्टीवेटर्स होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करता है और वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से ए को यह मनी पे बैक करता है। इन दिस कंडीशन ए का कहना होता है कि जो भी एरियर रिसीव किया गया है आउट ऑफ द रेंट ऑफ द लैंड वो एक्चुअली लैंड के वजह से ही रिसीव किया गया है। सो इन सच कंडीशन उस अमाउंट को ए के टैक्स से डिडक्ट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर इनकम टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए। बट यहाँ कोर्ट का ये कहना होता है कि इस पर्सन ए का अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिग्री जो मोटिव है दैट इज रेंट एंड एरियर, जो कि इस पर्सन से वो कलेक्ट कर रहा है। इस पर्सन का कहीं भी जो फर्स्ट डिग्री मोटिव एग्रीकल्चर करना या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण ये सेकंड डिग्री में आता है, जिसकी वजह से जब भी कोर्ट ऐसे किसी भी मैटर को देखेगी तो यह देखेगी कि फर्स्ट डिग्री में आखिर किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है। एंड इन दिस केस द फोकस वाज ऑन द एरियर ऑफ द रेंट। सो जो भी अमाउंट इसे मिला है दैट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इसमें प्रीवी काउंसिल का सेकंड केस है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1949 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी होती है, उसमें पर्सन एक काम कर रहा होता है विद द नेचर ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट।
एंड द कंपनी डील्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जहां पर कि जितना भी रेवेन्यू इस कंपनी का जनरेट होता है उसका 10% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आता है, और इस सर्विस के कारण यह कंपनी इस पर्टिकुलर पर्सन को रेम्युनरेशन पे कर रही होती है। इन सच कंडीशन इस पर्सन का कंटेंशन होता है और कहना होता है, सिंस कंपनी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में और खास करके 10% जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज आउट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इसके पास जो भी रेम्युनरेशन दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा उसके 10% को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया जाता है बिकॉज अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्ट सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वहां से कंपनी के पास पैसा जा रहा है, ना कि ये पैसा डायरेक्टली इस ए के पास आ रहा है फॉर हिज सर्विस। सो ये पर्सन जो भी अपना पर्सनल सर्विस दे रहा है इस कंपनी को, उसके बिहाफ में उसे रेम्युनरेशन मिल रहा है। सो ऑल द रेम्युनरेशन दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम द कंपनी फॉर हिज सर्विस इज लायबल अंडर इनकम टैक्स। इसी क्रम में थर्ड केस आता है महाराजा गोपाल चंद्र नारायण सिंह वर्सेस सीआईटी एआई 1935 का केस है। इस केस में होता यह है कि मिस्टर ए अपने स्टेट के एक पार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं मिस्टर बी को, ताकि वो अपना डेट चुका सके और उनके पास फॉर द लाइफ इनकम आ सके। अब मिस्टर ए का कंटेंशन ये होता है द लैंड वाज एग्रीकल्चर लैंड और जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज आउट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसे टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। बट इसमें प्रीवी काउंसिल का कहना होता है कि ए ने जो बी को लैंड दिया है एग्रीकल्चर लैंड दैट इज ट्रांसफर ऑफ द लैंड, ना तो उसने रेंट किया है लैंड को और ना ही वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है उस पर्टिकुलर लैंड से। और अगर डेफिनेशन में देखा जाए जहां कहा जाता है या तो रेंट हो सकता है या रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड हो सकता है, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, बल्कि अगर देखा जाए ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में जिसमें लैंड का ट्रांसफर होता है और जो भी अमाउंट आता है उससे वो अपना पर्सनल डेट चुकाता है और बाकी अमाउंट को एज ए इनकम फॉर द लाइफ वो यूज करता है। सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए शुड कम अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इसमें फोर्थ केस आता है सीआईटी वर्सेस सर कामेश्वर सिंह का। इसमें होता यह है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक लैंड देता है एंड दैट इज यूजुफैक्टरी मॉर्गेज देता है। उस कंडीशन में बी की तरफ से जो भी अमाउंट दिया जाता है ए को, ए का क्लेम होता है दैट शुड नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स और इसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना होता है कि इस केस में इसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में ट्रीट किया जा सकता है बिकॉज यहाँ पर जो भी रेवेन्यू रिसीव हो रहा है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड और उस लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से इसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट केस में। इतनी सारी बातों को कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि इन दिस केस अगर देखा जाए बी का डायरेक्ट नेक्सस नहीं है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, बल्कि अगर देखा जाए इस केस में बी एक रिमोट रिसीवर है और रिमोट रिसीवर होने के कारण जो भी अमाउंट उसे मिल रहा है दैट इज 2750 रुपीज, इट कम्स अंडर परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इस यूनिट का सेकेंड केस है विनोय कुमार साहस रॉय 1957 का केस है। एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इनकम derived from spontaneous growth of forest trees without any active agriculture operations cannot be classified as agriculture income। इस केस का ब्रीफ फैक्ट यह है कि इसमें बीके साहस लैंड परचेज करते हैं फॉरेस्ट लैंड 6000 एकड़ का 1923 एंड 24 असेसमेंट ईयर में यहाँ पर इसके ऊपर इनकम टैक्स इंपोज किया जाता है, बट उसके बाद 1944 तक इस पर कोई टैक्स लेविड नहीं होता है। देन उसके बाद 1944-45 असेसमेंट ईयर में इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है बिकॉज यहाँ पर देखा यह जाता है कि रेवेन्यू जो आया होता है इस फॉरेस्ट से दैट इज 51,798 रुपीज, जिसमें से कि एक्सपेंडिचर होता है 17,548 रुपीज का। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से जो बीके साहस का प्रॉफिट होता है दैट इज 34,430 रुपीज का। इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जाती है, जिसमें बीके साहस का कहना होता है, कंटेंशन होता है कि इस अमाउंट पे टैक्स ना लगाया जाए बिकॉज ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर फॉल करता है। यहाँ जो एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है ये एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के रख रखाव के लिए और बाकी चीजों के लिए एक्सपेंस किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो है ही, साथ ही इसके रख रखाव के लिए ह्यूमन स्किल एंड लेबर लगा है। एंड सिंस एज पर द डेफिनेशन दैट इज गिवन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 एग्रीकल्चर इनकम में जहां पर लेबर और स्किल के बारे में बात की जाती है वो इस जगह पे लग चुका है। और अगर वाइडर कनोटेशन लेते हैं फॉरेस्ट का इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, तो उस कंडीशन में जो ये अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स लेवी नहीं होना चाहिए।
बट इस कंटेंशन को आईटीओ रिजेक्ट कर देते हैं। यह बात पहुंचता है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो भी इस असेसमेंट को कंफर्म करते हैं। देन उसके बाद यह बात पहुंचती है इनकम टैक्स अपलेट ट्राइब्यूनल के पास। इनकम टैक्स अपलेट ट्राइब्यूनल स्पॉन्टेनियस ग्रोथ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं और उनका कहना होता है कि द इनकम दैट इज 34,430 रुपीज इट इज नॉट कवर अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 और यहाँ पर टैक्स लगना चाहिए। बट उसके बाद ये मैटर पहुंचता है हाईकोर्ट पे। हाईकोर्ट इस मैटर को देखती है और देखने के बाद कहती है कि इसमें एडिक्वेट लेबर एंड स्किल लगा है, जिसके वजह से जो भी प्रोड्यूस यहाँ हुआ है फॉरेस्ट में और इनकम जनरेट हुआ है दिस शुड कम अंडर द हेड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और इस कंडीशन में इसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए। अग्रीड होकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है और उसके बाद ये केस आपके सामने आता है। अब आइए ब्रीफली इस केस में क्या क्या है उस चीज को देखते हैं। बट याद रखिएगा ये केस थोड़ा लंबा है बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीजों को इंटरप्रेट किया है और कुछ कॉन्सेप्ट भी दिया है, प्रिंसिपल ले डाउन किया है और उसके साथ साथ कई केस रेफर किया है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इट टॉक्स अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आता है जिसमें ट्राइब्यूनल जब हाईकोर्ट को रेफर कर रही होती है इस केस को तो उसमें 2 क्वेश्चंस अराइज होता है। फर्स्ट, जो ये इनकम है जनरेट हुआ है इज दैट एग्रीकल्चर इनकम, एंड सेकेंड, क्या अगर ये जो इनकम जनरेट हुआ है कैन इट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर क्लॉज 8 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4, ये जो भी है दैट इज गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1922। और अगर अभी की बात की जाए तो ये आपका होता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 में आता है। तो जब बात पहुंचती है हाईकोर्ट के पास तो वहां पर ट्राइब्यूनल कुछ फैक्ट्स रखती है। फर्स्ट फैक्ट इनका ये होता है कि ये फॉरेस्ट जो है ये लगभग आपका 6000 एकर्स में है, जिसमें साल एंड पिया साल ये 2 तरह का ट्री है। स्पॉन्टेनियस यहाँ ग्रोथ हो रहा है और ये फॉरेस्ट लगभग 150 ईयर्स ओल्ड है। इस फॉरेस्ट के ग्रोथ में कहीं भी ह्यूमन स्किल और लेबर नहीं दिखता है, बट यहाँ पर जो भी ट्री कट रहा होता है वहां पर गार्ड और बाकी एक्सपेंडिचर दिखता है। सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर यहाँ दिख रहा है and the care is being applied year after year and it is for keeping the forest alive and also for reviving the portions। फिर बताते हैं कि जो इसमें लोग एम्प्लॉयड हैं वो इन सारे पर्पस के लिए एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से कि इनका कहना होता है कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट एफ तक ये सारा का सारा इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर एंड स्किल दिखता है, लेकिन जो पॉइंट जी है वो ओकेजनली होता है। इसके बाद हाईकोर्ट का आप देख सकते हैं डिसीजन पैराग्राफ 5 पे आपको दिख जाएगा, जिसमें हाईकोर्ट का कहना होता है The actual cultivation of the land was not required as human labor and skill were spent for the growth of the forest. The income from the forest was agriculture income. And by this way, affirmative answer दिया जाता है कि ये forest income है और जब forest income है तो उस कंडीशन में टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन पहुंचता है तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिया हुआ है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले जरूरी होता है इस बात को इंटरप्रेट करने का कि आखिर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर पर्पस होता क्या है। इस चीज को लेकर के 7 शेड्यूल में जो अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है उसमें से सेकंड लिस्ट के एंट्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात करती है, एंट्री 14, 19 और इन दोनों को इंटरप्रेट करती है, जिसमें इनका कहना होता है कि एग्रीकल्चर को लेकर के एंट्री 14 में मीनिंग दिया हुआ है, जबकि अगर फॉरेस्ट के बारे में बात की जाए तो एंट्री 19 में मीनिंग दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में इसे ही इंटरप्रेट किया गया है। सो पैराग्राफ 9 इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। पैराग्राफ नंबर 10 में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पस क्या होता है इसके बारे में बात की गई है और आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग एक्सप्रेसली अगर नहीं दिया हुआ होता है तो समटाइम्स जुडिशरी इसका मीनिंग डिक्शनरी में देखती है और डिक्शनरी मीनिंग निकालती है। तो आप पैराग्राफ नंबर 12 में देखेंगे इसके डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर होता है वो 2 वर्ड से बना है और अगर ये देखा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग है फर्स्ट एगर एंड सेकंड कल्चर। एगर का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू फील्ड एंड कल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन, इट मींस कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड। और यहाँ पर जब कल्टीवेशन ऑफ फील्ड के बारे में बात की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सपेंडिचर होगा एंड द एक्सपेंडिचर इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट नैरो सेंस में एंड सेकंड वाइडर सेंस में। पैराग्राफ नंबर 17 में आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, वाइडर सेंस के बारे में थोड़ी बात की गई है। देन पैराग्राफ नंबर 23 में आप देख सकते हैं अलग अलग डिक्शनरी का यूज किया गया है सो दैट फॉरेस्ट्री का मीनिंग या कल्टीवेशन का मीनिंग क्या है इसके बारे में जानने के लिए और इसके बारे में बात की गई है। पैराग्राफ नंबर 26 में आप देख सकते हैं इस जगह पर कहा गया है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो कि टर्म एग्रीकल्चर के कनोटेशन को केवल जो है कल्टीवेशन ऑफ द लैंड के सेंस में नहीं देखता है बल्कि इसके अलाइड एक्टिविटीज में भी देखता है और इसी कारण उन्होंने कहा
कि जो एग्रीकल्चर है इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ लैंड होता है जो कि इसका बेसिक ऑपरेशन है, एंड सेकेंड होता है अलाइड एक्टिविटीज जो कि इसका फर्दर या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आप मान सकते हैं। एंड इट इज रिलेटेड टू लैंड ऑपरेशन, फोर्सिंग ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स, मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ऑफ द क्रॉप्स, इसके बारे में बात की जाती है। पैराग्राफ नंबर 36 से आप अगर देखेंगे तो पाएंगे बहुत सारे केसेस को साइट किया गया है जिसमें बेसिकली यह बताया गया है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में आएगा और क्या एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में नहीं आएगा। लाइक इसमें एग्जांपल दिया था एम्पायर वर्सेस प्रभात चंद्र के केस का, जिसमें आपको यह कहा जाता है कि अगर फिशरी की बात की जाए या स्टॉकिंग टिम्बर के बारे में बात की जाए या पेस्चर के बारे में बात की जाए, अगर इन तीनों को देखा जाए तो इसमें फिशरी और स्टॉकिंग टिम्बर ये एग्रीकल्चर इनकम के सेंस में परव्यू में नहीं आएगा, लेकिन पेस्चुरेज ये एग्रीकल्चर इनकम के सेंस में आएगा। देन उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मद्रास वर्सेस मानवेदन त्रिमूलपाद AI 9030 के केस के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें फिर बताया जाता है कि सेल ऑफ ए टिम्बर ट्री ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, लेकिन सेल ऑफ पैडी ये एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में आएगा। दोनों ही जगह कटिंग हो रहा है लेकिन सेंस अलग अलग है। देन उसके बाद बात की जाती है इसमें चंद्रशेखर भारती स्वामीगल वर्सेस दरायसनी नायडू। इसमें बात की जाती है जो कसुराना ट्री होती है जिसका पर्पस होता है फिल पर्पस के लिए, क्या उसको एग्रीकल्चर इनकम में हम लोग शामिल करेंगे? तो इसका आंसर भी होता है इसमें नो। कोर्ट कहती है कि इसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद जो लास्ट केस इस सीरीज में शामिल किया जाता है दैट इज दिन मोहम्मद मैन वर्सेस हुल्लास नारायण सिंह। इसमें बात की जाती है ऑर्चर्ड के बारे में कि क्या उसे हम लोग एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करेंगे, तो इनका कहना होता है यस वो शामिल किया जाएगा। उसके पैराग्राफ नंबर 46 में देखेंगे कि एग्रीकल्चर के वाइडर सेंस के बारे में यहाँ बात की जाती है, इंटरप्रेट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट केस आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बर्मा वर्सेस कोकिंडेरी रंगून 1938 का केस है। और इस केस में कहा यह जाता है कि केटल दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट केटल जो कि स्टॉल फीड करते हो और वो पेस्चर नहीं है, इनका यूज केवल ट्रेड एंड बिजनेस के लिए होता है, तो ऐसे कैटल का ग्रेजिंग एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन वैसा कैटल जो पेस्चर के लिए यूज होता है और जिनको फीड किया जा सकता है ऑयल केक लाइक कॉ वगैरह, अगर इनके द्वारा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट वुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। मूली सिकाइन कंपनी 939 के केस में बात की जाती है बीड़ी की, और आपको मालूम है बीड़ी तेंदू के लीव्स से बनता है, तो यहाँ पर बात की गई थी कि क्या तेंदू का लीव्स इस कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तो फर्स्ट इनका जवाब होता है कि ये नहीं कहलाएगा, लेकिन जब इसके टेक्निकल और लीगल सेंस को देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि जो भी तेंदू के लीव से बीड़ी बनती है और उससे इनकम ड्राइव होता है, सो द प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रिपरेशन एंड द तेंदू लीव्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द तेंदू शर्ब्स वाज एग्जेम्प्टेड एज एग्रीकल्चर इनकम। और इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम में इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर बात की जाती है कि कल्टीवेशन एज यूज्ड विद रेफरेंस टू द सॉइल, और यहाँ पर इसका यूज होता है जिसकी वजह से तेंदू के पत्ता को एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट इज सिग्निफिकेंट however to observe that cultivation of soil was considered an essential ingredient which rendered the income derived from tendu leaves agriculture income within the meaning of the definition subclause A of clause 1 of section 2 of the act। Then wider sense में यहाँ पे husbandry के बारे में बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि जितनी भी लाइव स्टॉक है लाइक आपको कॉ, वेफेलो, शीप, पोल्ट्री, दिस ऑल एनिमल्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री को भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करेंगे। अब बात की जाती है उन ट्रीज के बारे में जो कि नेचुरली ग्रो हो रहा है, जहां पर ह्यूमन एफर्ट नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो इस चीज को लेकर के मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी 1945 के केस को रेफर किया जाता है, जो पैराग्राफ नंबर 63 में दिया हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि फॉरेस्ट ट्री ग्रोइंग ऑन नेचुरल लैंड नॉट एग्रीकल्चर इनकम। एंड द सेम बात कही जाती है बिनोय रतन बनर्जी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी 1947 का केस है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द टिम्बर, जो कि टिम्बर स्पॉन्टेनियसली ग्रो हो रहा है, उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करने के लिए जरूरी यह है कि इट शुड नॉट ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड बट सच इनकम शुड आल्सो बी डिराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। और प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में आगे बात की जाती है ब्रोकर सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाले केस में, कि एग्रीकल्चर इनकम में फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 67 में कोर्ट का कहना होता है, द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट इट वाज एसेंशियल दैट द इनकम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सम एक्टिविटीज व्हिच नेसेसिटेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर and which was not merely a product of men's neglect or inaction except for the gathering in the spoils। इसका मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ अगर हो रहा है और नेचुरली किसी चीज का ग्रो हो रहा है तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के प्रीव्यू में नहीं लाएंगे। देन उसके बाद प्रिवी काउंसिल के कुछ केसेस को साइट किया जाता है, लाइक मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी अजमेर 1948 का केस है,
और ये केस पहले वाले केस का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट्री जो कि नेचुरली ग्रो हो रहा है, इट इज नॉट एग्रीकल्चर। उसका पैराग्राफ नंबर 79 में बात की जाती है प्रताप सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी, 1952 का केस है। इसमें इलाहाबाद कोर्ट का कहना होता है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द फॉरेस्ट्री ग्रोइंग ऑन द लैंड नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन एजेंसी बट कैरिड ऑन फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस वर्किंग द फॉरेस्ट एट लीस्ट सम टाइम ऑन द स्पेसिफिक लाइंस इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट, there was a regular working on the plan and the SEC was deriving regular income from the forest and spending money to increase the profit। तो यहाँ पर कोर्ट दो बातों के बारे में चर्चा करती है। फर्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर पर्पस, जिसमें बात करती है कि ह्यूमन स्किल, लेबर, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, दो तरह की एक्टिविटीज होती है, फर्स्ट बेसिक एक्टिविटीज एंड सेकंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर लेबर और स्किल के बारे में बात बेसिक के लिए किया जाएगा या सब्सिक्वेंट के लिए, दोनों के लिए। तो इस मामले में आप आएंगे पैराग्राफ नंबर 95 में, जहां पर कि इस केस का मोटा मोटी क्रक्स और प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है। इसमें बताया गया कि अगर एग्रीकल्चर के प्राइमरी सेंस के बारे में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है, दैट इज अगर एंड कल्चर, एंड इट मींस कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड, जो कि इसका प्राइमरी सेंस बताता है। लेकिन अब नेक्स्ट बात यह आती है कि आखिर कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड का मतलब क्या है। तो इसमें कल्टीवेशन ऑफ फील्ड में सबसे पहले जो आपका बेसिक ऑपरेशन होता है, दैट इज टिलिंग होता है, सोइंग होता है, प्लांटिंग होता है, और इस चीज के लिए जरूरी है कि इस बेसिक ऑपरेशन में ह्यूमन स्किल और लेबर ये लगेगा। देन सेकंड इसमें आपका आता है अदर ऑपरेशंस, दैट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, जिसमें कि आपका हो सकता है रिस्टोरिंग बाय द एग्रीकल्चरिस्ट, एब्सोल्युटली नेसेसरी आपको होता है, बिकॉज किसी भी प्लांट के ग्रो के लिए ये इफेक्टिव राइजिंग के लिए जरूरी होता है। इसमें वीडिंग आता है, डिगिंग आता है, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ग्रोथ आता है, टेंडिंग आता है, हार्वेस्टिंग आता है, रेंडरिंग आता है, और लास्ट में आता है कि इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट। इट मींस अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में तीन चीजें हो रही है, इसमें बेसिक ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो रहा है, एंड द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन शुड बी विद द कंजुगेशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन, एंड एज अ रिजल्ट जो भी प्रोड्यूस सामने आता है दैट शुड मीन फॉर सम यूटिलिटी एंड इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो या ट्रेड और बिजनेस के लिए हो। पैराग्राफ नंबर 96 में बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया गया है, जो कि हम लोगों ने देख लिया पहले के चार्ट में। फिर पैराग्राफ नंबर 97 में वाटर सेंस के बारे में बात किया जाता है, एंड पैराग्राफ नंबर 101 में इसमें फाइनल डेफिनेशन लेकर के आती है सुप्रीम कोर्ट कि आखिर किस एक्टिविटीज को हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शामिल करेंगे और इसके द्वारा जो भी इनकम होता है वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो हम लोगों ने पहले चर्चा किया है सेम चीजें यहाँ चर्चा की जाती है कि इसमें जरूरी ये है कि बेसिक एक्टिविटीज होना चाहिए और इस बेसिक एक्टिविटीज में लेबर एंड स्किल लगेगा। देन सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज होना चाहिए एंड द सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज शुड बी विद द कंजुगेशन ऑफ बेसिक एक्टिविटीज, और जो भी इस एक्टिविटीज से रिजल्ट आ रहा है इट शुड हैव सम यूटिलिटी। यूटिलिटी कंजम्पशन के सेंस में हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंस में हो सकता है। अब यहाँ पर बात की जाती है लेबर, तो पैराग्राफ नंबर 102 में बात की जाती है कि लेबर और स्किल किस स्टेज पे लगना चाहिए, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि लेबर और स्किल बेसिक एक्टिविटीज पे लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि बेसिक एक्टिविटीज पर कोई भी लेबर और स्किल नहीं लग रहा है बल्कि सारा का सारा लेबर यदि आपका सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज में लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी इनकम आएगा उससे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। लाइक जो भी ट्री का स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है तो उस स्पॉन्टेनियस ग्रोथ में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का लेबर और स्किल उसमें नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो भी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है उसमें भले ही आपने कितनी भी सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज की है, उसमें कितना ही आपने स्किल और लेबर लगाया है, बट दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर वर्क, एंड फॉर दैट पर्पस जो भी इनकम वहां से जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी बात को लिखा गया है पैराग्राफ नंबर 104 में कि जो भी ग्रो वाइल्ड में होता है स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है एंड इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सो इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद इसी पैराग्राफ में डिसीजन लेकर के सुप्रीम कोर्ट आती है, जिसमें कहना होता है no agriculture operation have been performed and there is no question at all of the income derived। तो अगर प्रेजेंट केस में देखा जाए तो प्रेजेंट केस में जैसा कि ट्राइब्यूनल का कहना था कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हुआ है प्लांट का, 150 ईयर्स से ये जंगल आपको है, तो इस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होने के बाद जितना भी खर्च किया गया है 70,000 रुपीज, दैट इज फॉर द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में अगर खर्च किया गया जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है और बेसिक ऑपरेशन में कोई भी ह्यूमन लेबर या स्किल नहीं लगा है, उस कंडीशन में वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आप पैराग्राफ 105 में देख सकते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड है। इसमें ट्राइब्यूनल का भी ये कहना था कि ये जंगल लगभग आपका 150 साल पुराना है,
तो ऑब्वियस सी बात है इस बीच में बहुत सारा पेड़ गिरा होगा और उसके जगह नया पेड़ लगाया गया होगा। तो जो नया पेड़ लगाया गया है, तो अगर देखा जाए उस सेंस में, तो वहां प्राइमरी एक्टिविटीज तो हुई, वहां पर बेसिक ऑपरेशंस तो हुआ है और उस बेसिक ऑपरेशन में स्किल और लेबर दोनों लगा है। तो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सारे के सारे अमाउंट पर इंपोज करना चाह रही है टैक्स, उसने कैलकुलेट किया है कि आखिर कितने पोर्शन में बेसिक ऑपरेशंस हुआ है और कितने पोर्शन में नहीं हुआ है। सिंस इस तरह का डेटा उन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया है, बिकॉज अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इस चीज को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। और उस एवेल्युएशन के बेसिस पर ही देखा जाएगा कि जो ट्रीज बहुत पुराना है और उसमें कोई भी बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसे स्पॉन्टेनियस ग्रोथ माना जाएगा। और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ माने जाने के कारण उससे जो भी इनकम ड्राइव हुआ है वो इनकम टैक्स के परव्यू में आएगा। जबकि वैसा ट्रीज जिसको कि लगाया गया है और वहां पर प्राइमरी ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया है, ह्यूमन एफर्ट, लेबर एंड स्किल लगा है, वो इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर रहेगा, उसको एग्रीकल्चर इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट पाती ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह का कोई भी सर्वे नहीं किया गया है, और जब ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है उस कंडीशन में पूरे अमाउंट पे टैक्स इंपोज करना गलत होगा। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में कहना होता है, we think that a substantial portion of the income must have been derived from trees planted by the proprietors themselves, as no attempt has been made by the department to establish which portion of the income is attributed to forest of spontaneous growth. There are no material on which we could say that judgment of the High Court is wrong. हाई कोर्ट का जजमेंट ये था कि ये एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे यह दिखाया गया था कि ट्रीज के रखरखाव के लिए और बाकी चीजों के लिए वहां पे नए पेड़ लगाए गए हैं और उनके रखरखाव के लिए काफी एक्सपेंसेस किया गया है, ह्यूमन स्किल और लेबर वहां पर लगाया गया है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाना चाहिए था। और यह डिसीजन था हाई कोर्ट का। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया जाता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसने इस तरह का कोई भी सर्वे कंडक्ट नहीं किया था बिफोर इम्पोजिंग द टैक्स, उनके अपील को डिसमिस कर दिया जाता है विद कॉस्ट। और इस तरह से यह केस समाप्त होता है। इस यूनिट में एक केस मेंशन है एंड द नेम ऑफ द केस इज द प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे सिटी। और ये केस 1948 का है, प्रिवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। आइए इस केस के फैक्ट को देखते हैं। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी होती है जिसका नाम है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ये एक्चुअली इस केस में एसएससी होती है। इस कंपनी का मार्शल एंड प्राइस एंड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको एक्चुअली प्रिंसिपल कंपनी कहा जाता है। एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट होता यह है कि पीसी कंपनी प्रिंसिपल कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेगी एंड एज अ रिजल्ट प्रिंसिपल कंपनी इसे एक पहले फिक्स्ड रेम्युनरेशन देगी एंड दैट इज ऑफ 10,000 रुपीज। और अगर इस प्रिंसिपल कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से 10% पीसी कंपनी को देगी। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस वगैरह होगा वो आपको दिया जाएगा और प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाएगा एंड आफ्टर गेटिंग द प्रॉफिट प्रिंसिपल कंपनी उसमें से 10% कमीशन देती है। इस कंपनी का कई एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, आउट ऑफ विच एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग। और ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज शुगर केन, एक तो ये अपने फील्ड पर ग्रो करती है, वहां से जो रॉ मटेरियल आता है उससे आपको शुगर बनाती है, एंड सेकेंड दूसरे के फील्ड से शुगर केन कलेक्ट करती है और तब शुगर का प्रोडक्शन होता है। और इस कंडीशन में जो भी अपने फील्ड में शुगर केन का एग्रीकल्चर हो रहा है उसके थ्रू जो शुगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उससे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में कंसिडर किया जाता है और इस अमाउंट पर इसे छूट मिलता है टैक्स का। बाकी जितना भी सोर्सेस है उस पर इसे टैक्स पे करना होता है। इट इज मैटर ऑफ असेसमेंट ईयर 1942-43, जहां पर कि एसएससी का कहना होता है कि इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में 10,000 जो फिक्स रेम्युनरेशन है, इसके अलावा एज ए कमीशन के रूप में जो उसे अमाउंट मिलता है इट एक्सीडेड अमाउंट 10,000 रुपीज, जिस पर आईटीओ ने टैक्स इंपोज कर दिया। अब इनका कहना होता है सिंस जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इस प्रिंसिपल कंपनी का उसमें से एक है इनका अपना एग्रीकल्चर इनकम जिस पर की टैक्स रिबेट दिया जा रहा है, एंड सिंस जो भी इनकम जनरेट कर रही है पर्टिकुलर कंपनी उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम का भी है, तो इस एसएससी को भी इस एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट होना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है मोर देन 10,000 रुपीज में उसमें टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। इस बात को आईटीओ खारिज कर देते हैं। तब ये बात पहुंचता है अपलेट अथॉरिटी के पास, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो भी इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अपने ट्राइब्यूनल के पास जाता है, वो भी रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट के पास, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी इनके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है एज अ कमीशन
उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट का जवाब नेगेटिव होता है। इट मींस टैक्स लगना चाहिए, एसएससी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद यह मैटर पहुंचता है प्रिवी काउंसिल के पास। अब आइए हम लोग देखते हैं इस केस में होता क्या है। प्रिवी काउंसिल के पास जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, दैट इज whether in circumstances of the case the portion of the income received by SSC from the principal company of the Marshland Price and Company Limited which is proportionate to the agriculture income earned by the principal company, जो कि यहाँ principal company है, is agriculture income within the meaning of section 21 of the Indian Income Tax 1922 and exempt from assessment under provision of subsection 3 of section 4, जो कि अगर देखा जाए दिस इज सिमिलर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में फैक्ट दिया हुआ है इस केस का, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। प्रिवी काउंसिल यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करती है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसके परव्यू में किस किस इनकम को लाया जा सकता है, जिसमें इनका कहना होता है एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। अगर इंग्रेडिएंट्स के रूप में देखें तो फर्स्ट आपका रेंट और रेवेन्यू हो सकता है जो कि लैंड से डिराइव किया गया है, और एक्सप्लेनेशन इसका होता है कि जो यूज किया जा रहा है लैंड का दैट शुड बी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एंड सब क्लॉज बी कहता है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड सेकेंड द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्ट विच मे बी पैराफ्रेज्ड एंड एक्ट नेसेसरी टू रेंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट एंड सेल। इसका मतलब जो भी आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर डायरेक्टली वो सेल आउट नहीं हो सकता है मार्केट में, तो उसे मार्केटेबल बनाने के लिए आप उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम के प्रीव्यू में आएगा। अब यहाँ पर प्रिवी काउंसिल का ऑब्जर्वेशन होता है फर्स्ट कि अगर देखा जाए ये एसएससी जो है वो एग्रीमेंट के तहत प्रिंसिपल कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके कारण इसे फिक्स्ड इनकम दिया जाता है। अब इस कंपनी का कोई भी इनकम हो या सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, बट मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट 10,000 तो है ही। उसके ऊपर अगर इस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से 10% कमीशन दिया जाता है। इट मींस इस पर्टिकुलर एसएससी का अगर देखा जाए दो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है प्रिंसिपल कंपनी के साथ, एक फिक्स्ड एंड सेकेंड वेरिएबल। और वेरिएबल जो है वो कमीशन बेस्ड है, और इस वेरिएबल का अगर सोर्स देखा जाए तो उसमें एक एग्रीकल्चर इनकम भी है। प्रिवी काउंसिल 4 केसेस को साइड करती है इस केस में, जिसमें फर्स्ट केस है गोपाल शरण नारायण सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा। इस केस में होता यह है कि एसएससी को एन्युटी दी जाती है कन्वेनर के द्वारा अंडर एग्रीमेंट, और ये कन्वेनर एग्रीकल्चर लैंड से ही इनकम अपना जनरेट कर रहा होता है, जिसमें से कि इस एसएससी को एन्युटी दी जाती है। तो अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी एन्युटी पे की जा रही है इस एसएससी को, दैट वाज चार्ज ऑन द लैंड, और वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड था। लेकिन यहाँ पर प्रिवी काउंसिल का कहना होता है कि द नेचर ऑफ एन्युटी इज नॉट रेंट और रेवेन्यू, जो कि डेफिनेशन में दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम के, एंड इट इज एन एक्चुअली ऑब्लिगेशन और पर्सनल लायबिलिटी है इस कन्वेनर का पे करने के लिए। इसी कारण इस एन्युटी के अमाउंट को टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी क्रम में सेकेंड केस आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा वर्सेस महाराजा ऑफ दरभंगा। इसमें होता यह है कि एसएससी मनी लेंडर होता है, इसने एक पर्सन को मनी लेंड किया और मॉर्गेज के रूप में इस पर्सन का एग्रीकल्चर लैंड अपने पास रखता है। अब यहाँ इस एग्रीकल्चर लैंड से जो भी रेंट आ रहा है वो दिया जाता है इस एसएससी को। यहाँ पर एसएससी का क्लेम होता है कि जो भी उसे रेंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट ऑफ मनी दैट ही लेंडेड टू बी, उस कंडीशन में वो रेंट अगर देखा जाए तो उसके पास एग्रीकल्चर लैंड मॉर्गेज के रूप में है, और एग्रीकल्चर लैंड जब मॉर्गेज के रूप में है तो रेंट उस मॉर्गेज से ही आ रहा है, एंड एज पर द डेफिनेशन उस पर्सन को टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट होता है कि जो भी रेंट इस पर्सन को मिल रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ इनकम। अगर काइंड ऑफ इनकम के बारे में बात की जाए तो इस एग्रीकल्चर लैंड से ही इनकम जनरेट हो रहा है। सो द करेक्टर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनकम डजंट मैटर, कि भले ही इस लैंड से इसे मिल रहा है पैसा रेंट के रूप में या किसी भी रूप में, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि चार्ज डायरेक्टली लैंड पर हो रहा है और यहाँ से जो भी रेंट ये कलेक्ट कर रहा है उसमें से एग्जम्पशन दिया जाता है। इसी क्रम में थर्ड केस आता है नवाब हबीबुल्लाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बंगाल। 1942 का केस है यह। इस केस में होता यह है कि एसएससी जो होते हैं वो मुतवाली होते हैं, उनको उनके सर्विस के लिए रेम्युनरेशन पे किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। इस वक्फ बोर्ड का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट वाज एग्रीकल्चर लैंड। अब जो इस मुतवाली को इट मींस एसएससी को पैसा मिल रहा है एज ए रेम्युनरेशन के रूप में, उनका कहना है सिंस ये जो भी इनकम ड्राइव किया जा रहा है अगर देखा जाए सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर लैंड है, उस कंडीशन में इसे मिलने वाले रेम्युनरेशन पर टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर कोर्ट का कहना होता है कि इस पर्सन ए को जो भी इनकम मिल रहा है एज रेमुनरेशन के रूप में, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर किसी और जगह से, बिकॉज उसका रेमुनरेशन फिक्स है और उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है। इसके वजह से जो भी उसे रेमुनरेशन मिल रहा है दैट कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, और इस केस में उसे एग्जम्पशन नहीं मिलता है। एक ऐसा ही केस इलाहाबाद हाईकोर्ट का आता है, मोहम्मद ईशा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल एंड यूनाइटेड प्रोविंस 1942 का ये भी केस है। इस केस का फैक्ट भी लगभग पहले वाले केस की तरह है, जिसमें होता यह है कि एसएससी जो होता है वो मुतवाली होता है और वक्फ बोर्ड की तरफ से इसे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज जो भी इसे रेवेन्यू मिल रहा है दैट चार्ज अपॉन द लैंड डायरेक्टली। इट मीन्स फॉर हिज सर्विस ही रिटेन एज बेनिफिशियरी द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द वक्फ स्टेट। सो सिंस डायरेक्टली ये चार्ज हो रहा है वक्फ स्टेट के एग्रीकल्चर लैंड पर, जिसके वजह से जो भी इसे रेमुनरेशन मिल रहा है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और इस कंडीशन में इसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। इन चारों केस को कंसिडर करने के बाद प्रिवी काउंसिल लास्ट में जजमेंट देती है, जिसमें इनका कहना होता है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो एसएससी का एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल कंपनी के द्वारा। यहाँ पर एसएससी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसे एक फिक्स रेमुनरेशन मिल रहा है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे रेमुनरेशन कहां से मिल रहा है। और अगर प्रिंसिपल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में इसे कमीशन अलग से मिलता है। भले यह देखा जाए कि सोर्स ऑफ इनकम इस प्रिंसिपल कंपनी का एग्रीकल्चर इनकम भी है, लेकिन वो प्रिंसिपल कंपनी की पहले इनकम बनती है, और सिंस दे आर अंडर एग्रीमेंट एंड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से जो भी इनकम जनरेट किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड से एज एग्रीकल्चर इनकम के रूप में, वो इस प्रिंसिपल कंपनी के लिए रेवेन्यू है और वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से एक कमीशन के रूप में दिया जा रहा है। इट मींस एसएससी का डायरेक्ट क्लेम लैंड के ऊपर या लैंड के रेवेन्यू के ऊपर नहीं है, बल्कि इनका क्लेम प्रॉफिट के ऊपर है जो इस प्रिंसिपल कंपनी को हो रहा है, जिसकी वजह से एसएससी को होने वाले रेमुनरेशन और कमीशन के लिए टैक्स लायबिलिटी बनती है। और इसके साथ ही प्रिवी काउंसिल का कहना होता है द रेमुनरेशन देयरफॉर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम एंड इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और यहाँ पर टैक्स इंपोज किया जाता है। और इसके साथ ही यह केस समाप्त होता है। यूनिट 2 का थर्ड केस है सीआईटी वर्सेस मदी वेंकट सुबैया 1951 का केस है, एंड द केस डील्स विद वेदर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ टोबैको क्रॉप और एनी स्टैंडिंग क्रॉप परचेज बाय एसएससी क्वालिफाइड एज एग्रीकल्चर इनकम। अब आते हैं एक बार बात करते हैं इसके ब्रीफ फैक्ट के बारे में। इसमें होता क्या है, एक फर्म होता है मर्चेंट्स का, और इसमें जो मर्चेंट होते हैं कुछ मर्चेंट का अपना खुद का लैंड होता है जहां वो टोबैको का क्रॉप कल्टीवेट कर रहे होते हैं। दूसरा, ये फर्म परचेज करती है कुछ स्टैंडिंग क्रॉप एट द कॉस्ट ऑफ 13,833। सिंस जब वो स्टैंडिंग क्रॉप परचेज कर रही होती है तो उसके बाद वहां हार्वेस्टिंग हो या क्योर्ड का हो या फिर मार्केट में सेल करने का हो, ये सारा का सारा ऑपरेशन वो फर्म ही करती है। और इस प्रकार से फर्म के पास जो रेवेन्यू आता है दैट इज 33,493 रुपीज। टोटल प्रॉफिट जो इस फर्म का होता है इस स्टैंडिंग क्रॉप के सेल से और इस सेल्फ लैंड के टोबैको के सेल से, दैट इज 12,000 रुपीज। एंड आउट ऑफ दिस 12,000 रुपीज 7,500 रुपीज डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, जिसमें आईटीओ का कहना होता है सिंस द फर्म ने कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया है, ये नॉन एग्रीकल्चर नेचर का है, जिसकी वजह से इस अमाउंट पर टैक्स पे किया जाना चाहिए। एपीलेट कमिश्नर इस बात को कंटिन्यू करते हैं और ये मैटर पहुंचता है ट्राइब्यूनल के पास, जहां ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि जो टोटल अमाउंट है 12,000 रुपीज, ये सारा का सारा अमाउंट एग्रीकल्चर के रूप में काउंट किया जाना चाहिए और इस फर्म को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। देन उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस मैटर को हाई कोर्ट के पास पहुंचाते हैं और उसके बाद ये केस आपके पास आता है। अब देखते हैं ब्रीफली कहां कहां क्या दिया हुआ है। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ को फैक्ट दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में आप दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑफिसर अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा असेसमेंट करने की बात। देन उसके बाद ट्राइब्यूनल के द्वारा टोटल 12,000 अमाउंट पर एग्जम्पशन की बात। एंड देन उसके बाद ये मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट में और बात यह की जाती है द बर्डन अपॉन एसएससी हु क्लेम्स एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम उनका एग्रीकल्चर इनकम है और इस चीज को लेकर के एसएससी की तरफ से राजा मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1948 के केस के बारे में चर्चा की जाती है, जिसको हम लोगों ने इसके पहले वाली केस सीआईटी वर्सेस विनय कुमार साहस में हम लोगों ने देखा है कि इसमें क्या फैक्ट होता है और क्या बात होती है। देन उसके बाद एसएससी के द्वारा दो और केस को साइड किया जाता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सर कामेश्वर सिंह 1935 का केस
यह केस भी डिस्कस किया जा चुका है। एंड देन राजा मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1948 का केस। इस केस के फैक्ट के बारे में जो बात की जाती है एसईसी के सपोर्ट में, वो एक्चुअली में रॉन्ग केस साइट किया जाता है। देन उसके बाद आप इस पैराग्राफ में देखेंगे जहां पर की बात होती है कि किस पर्सन का लैंड में इंटरेस्ट होता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम के लिए जरूरी ये है कि पर्सन का लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एग्रीकल्चर इनकम का वो पार्ट नहीं बनता है। तो लैंड के इंटरेस्ट को लेकर के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बात की जाती है। जो ओनर ऑफ द लैंड होता है, लैंडलॉर्ड होता है, रैयत, लीजी, ये जो फैक्ट्री मॉर्गेज अगर दिया गया है, इन लोगों का लैंड पर इंटरेस्ट होता है, और उस कंडीशन में जो भी रिसीव किया जाता है वो एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाता है। देन उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की जाती है मर्चेंट के बारे में कि आखिर मर्चेंट का क्या पर्पस है, इस चीज को बताया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई भी मर्चेंट यदि स्टैंडिंग क्रॉप परचेज कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और ये प्रॉफिट जो होता है दैट इज एडवांटेजेस प्राइस वो पे करता है स्टैंडिंग क्रॉप के लिए, और हाईएस्ट प्राइस पे सेल करता है उस स्टैंडिंग क्रॉप को, तब जाकर के उस पर्सन का प्रॉफिट होता है। एंड दिस प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस प्रॉफिट, बिकॉज ये जो भी एक्टिविटीज हुई है दैट इज बिजनेस ऑपरेशन है। अब अगर देखा जाए भले ही ये स्टैंडिंग क्रॉप इस लैंड के ऊपर है, लेकिन इस मर्चेंट का कोई डायरेक्ट नेक्सेस नहीं है और डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उस सोर्स से नहीं है, बल्कि उसका इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब क्रॉप तैयार हो चुका होता है और वो स्टैंडिंग कंडीशन में है। जबकि अगर देखा जाए क्रॉप को तैयार होने के सिचुएशन में मर्चेंट का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसी वजह से जो भी इनकम यहाँ से जनरेट किया जाता है वो मर्चेंट का बिजनेस प्रॉफिट में काउंट होगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाएगा। बिकॉज अगर बात की जाए तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले केस में चर्चा किया था सीआईटी वर्सेस बिनोय कुमार साहस में, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट बेसिक एक्टिविटीज होती है एंड सेकेंड होता है सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। अगर देखा जाए स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी चीज किया जाता है, चाहे हार्वेस्टिंग के लिए या अदर प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, सो दैट इट शुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मार्केट, तो उस कंडीशन में वो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज होगी। और मर्चेंट के द्वारा चाहे यहाँ किसी भी तरह का लेबर या स्किल अगर लगाया जा रहा है दैट इज ऑन सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। यहाँ पर इस मर्चेंट के द्वारा कभी भी बेसिक एक्टिविटीज पर लेबर या स्किल नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमाउंट रिसीव्ड बाय द मर्चेंट कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम बट बिजनेस प्रॉफिट। और इसी बात को इस केस में पूरा कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में उन्हीं बातों को कहा गया है जिस चीज के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। देन उसके बाद फिर बात की जाती है, इसमें दो केसेस साइड किया जाता है। येगप्पा नदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1927 का केस है, जिसमें बात ये की जाती है कि सपोज अगर कोई एक लैंड है, इस लैंड का कोई ऑनर है या लीजी है, अगर इस लैंड में कोई भी क्रॉप अगर तैयार हो रहा होता है, लाइक सपोज इस पर्टिकुलर लैंड में टोडी ट्री लगाई गई थी, उस कंडीशन में यदि एक पर्सन ए आकर के लाइसेंस लेता है ऑनर से या लीजी से टू टैप टोडी, तो अगर कहा जाए इस कंडीशन में बेचने के बाद इस पर्सन को जो भी इनकम इस पर्सन के पास आएगा दैट इज प्रॉफिट ऑफ द पर्सन और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये होता है ये ऑनर या लीजी जो भी इसमें स्टैंडिंग क्रॉप है अगर उसे खुद बेचते हैं, तो उस कंडीशन में इनके पास जो इनकम जनरेट होता है दैट वुड बी नोन एज एग्रीकल्चर इनकम, या इनफैक्ट इसके द्वारा जो इन्हें पैसा दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस, तो ये इनका एग्रीकल्चर इनकम होगा। बिकॉज अगर देखा जाए जो भी एग्रीकल्चर का बेसिक एक्टिविटीज है, चाहे उसमें स्किल लगाने का है या लेबर लगाने का, ये सारा का सारा काम ऑनर या लीजी के द्वारा किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसी कारण इस केस में लास्ट में कहा गया है here also the land indeed appears in the history of the trading operation of the SSC, but it cannot be said to be immediate or effective source of the income, because आप देख सकते हैं immediate या effective source ये नहीं है, बल्कि immediate या effective source जो है वो standing crop है। Effective source of the income made by SSC from the immediate and effective source was trading operation, because ये total का total trading operation है of purchase of the standing crop and its resale in the market after harvesting the produce at an advantageous price, जो कि उन्हें प्रॉफिट के रूप में हो रहा है। इसी का इनका कहना होता है for the reason we hold that the sum of ₹75,000 was not exempt from liability to assessment to income tax, and the answer to the question referred to must be in negative against the SSC. It means SSC को ₹7,500 का इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एंड बाय दिस वे एसईसी के ऊपर फाइन इम्पोज की जाती है ₹250 की, और कहा जाता है ये इनकम टैक्स कमिश्नर को पे करेंगे, और इसके साथ ही यह केस समाप्त होता है।
इस यूनिट का फिफ्थ और इंपॉर्टेंट केस है साकरलाल नारनलाल वर्सेस CIT AIR 1965 गुजरात हाई कोर्ट का केस है। इस केस में होता यह है कि साकरलाल नारनलाल दो कंपनी के प्रोप्राइटर रहते हैं। फर्स्ट साकरलाल सन्स एंड कंपनी एंड सेकेंड मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी। इन दोनों कंपनी का बिजनेस करने का नेचर अलग होता है। साकरलाल सन्स एंड कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस को देखती है, जबकि इस एग्रीकल्चर बिजनेस से जो भी उपज होता है उसके प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस एंड एक्सपोर्ट के लिए मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी देखती है। अब होता यह है कि 1952 में इनके एक मित्र ने इन्हें बताया कि गलका का कल्टीवेशन करना बहुत ही फायदेमंद है। और गलका का मतलब है जो मार्केट में मिलता है तुरई, कुछ लोग उसको नेनुआ भी बोलते हैं, कुछ लोग झींगा भी बोलते हैं। एक तरह की सब्जी है, उसी की ये वैरायटी है गलका। तो इनके दोस्त का कहना होता है कि गलका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस चीज को लेकर के साकरलाल ने 1952 में एक एग्रीकल्चर लैंड पे गलका कल्टीवेशन चालू किया और इस गलका के कल्टीवेशन के लिए सीड्स अब्रोड से लाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी गलका यहाँ उपजता है दैट इज नॉट ऑफ इंडिजिनस क्वालिटी, और जो भी यहाँ गलका उपजता है उसका वैरायटी जापान के फॉर्मोसा की वैरायटी से मैच खाता है। उसका जब गलका का कल्टीवेशन हो जाता है देन उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग उससे लोफा बनाया जाता है और इस लोफा को भेज दिया जाता है मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी के पास ट्रेडिंग के लिए। और इस लोफा का यूज होता है शू बनाने में। फर्स्ट ये अपने लोफा को भेजते हैं इंग्लैंड में, लेकिन वहां पर इसकी सेल नहीं हो पाती है और वहां परचेज टैक्स इतना लगने वाला होता है कि इन्हें बिजनेस लॉस होने का डर होता है, तो वहां पर इसका सेल नहीं हो पाता है। बट स्टिल उन्हें इस प्रोसेस में काफी कंसिडरेबल अमाउंट लॉस होता है, लाइक 1,85,932 रुपीज का। अब होता यह है कि जो भी वो कल्टीवेशन करते हैं गलका का, उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं इस कंपनी के साथ, जबकि जो लूफा तैयार हुआ है उसका अकाउंट मेंटेनेंस हो रहा है इस कंपनी के साथ। इस कंपनी में ये दिखाते हैं कि गलका का प्रोडक्शन के बाद सेल इस पर्टिकुलर कंपनी में किया गया है एक पर्टिकुलर रेट पे, और लूफा जो कि इसके लिए रॉ मटेरियल है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, वहां इन्हें लॉस होता है 1,85,932 रुपीज का। उस चीज को ये बिजनेस लॉस के रूप में दिखाते हैं। अब बात आती है 1954, 55, 55, 56 एंड 56, 57 असेसमेंट ईयर की। इस साल जब ये लॉस दिखाते हैं बिजनेस लॉस के लिए, तो यहाँ पर ITO का कहना होता है कि ये बिजनेस लॉस नहीं है बल्कि यह एग्रीकल्चर लॉस है, और इसी कारण ये जो भी लॉस हुआ है उसे इनके इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा और उसमें इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। एज ए रिजल्ट बात पहुंचती है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास। वो भी इस बात के लिए डिसअलाउ कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉस बिजनेस लॉस में काउंट नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद बात पहुंचती है अपलेट ट्राइब्यूनल के पास। अपलेट ट्राइब्यूनल क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 के बारे में चर्चा करते हैं, जहां पर की प्रोसेसिंग के बारे में बात होती है, ऑर्डिनरी इंप्लाई किया जाता है प्रोसेसिंग में। वहां इनका भी कहना होता है कि ये एग्रीकल्चर लॉस है, बिजनेस लॉस ये नहीं है, और इस तरीके से ये बात पहुंचती है हाई कोर्ट के पास विद सम क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स को। लाइक इसके पैराग्राफ नंबर 1 में पूरा फैक्ट दिया हुआ है जो हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है। पैराग्राफ नंबर 2 फैक्ट के बारे में ही बात करता है। पैराग्राफ नंबर 3 में फैक्ट और साथ में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 4 में ITO, AC एंड अपलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा रिजेक्ट किए जाने की बात को कहता है, जिसमें अपलेट ट्राइब्यूनल का कुछ ऑब्जर्वेशन होता है जो पैराग्राफ नंबर 3 के लास्ट में दिया हुआ है। उसके बाद ये बात पहुंचती है हाईकोर्ट में, जहां पर हाईकोर्ट ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड क्या होता है इसके मीनिंग को बताने की कोशिश करती है, और इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया जाता है ट्राइब्यूनल के द्वारा कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। और ट्राइब्यूनल इसमें जो भी बात करती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिहनलाला महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1946 का केस है, उसके बेसिस पर। देन कोर्ट के पास जो क्वेश्चन भेजा जाता है वहां पर कोर्ट को रियल क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो रियल क्वेश्चन दोबारा फ्रेम करती है कोर्ट। उसका चर्चा करती है सेक्शन 2 के बारे में, जहां पर यह बताया जाता है कि कोई भी इनकम जो कि लैंड से डिराइव हो रहा है, फर्स्ट दैट शुड बी बाय एग्रीकल्चर, तभी उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा इनकम टैक्स में, और इसके लिए डुअर्स टी कंपनी लिमिटेड का केस उस पर रिलाई करती है। एंड सेकेंड इसमें बात की जाती है प्रोसेस ऑर्डिनरी इम्प्लाइड, और ये प्रोसेस जो ऑर्डिनरी इम्प्लाई किया जाएगा दैट इज टू रेंडर द प्रोडक्ट फिट टू बी टेकन टू मार्केट, कि मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट फिट होना चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पर बात की जाती है जो ये प्रोसेस इम्प्लाई किया जाता है वो 2 कंडीशन में अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट, अगर मार्केट है तो उस जगह पर प्रोसेस इम्प्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जो रॉ फॉर्म है उसमें ही मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है और मार्केटेबल बन चुका होता है वो। सेकेंड, अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तब उस जगह पर प्रोसेस ऑर्डिनरी इम्प्लाइड इसकी बात की जाती है। एंड देन इस कंडीशन में देन इस केस में क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 अप्लाई होता है। इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे कि 3 कंडीशंस के बारे में बात की जाती है, जिस कंडीशन के थ्रू जो आप प्रोसेसिंग करते हैं उसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसे मार्केट के यूटिलिटी के हिसाब से बनाया जाना जरूरी है,
अगर उस प्रोडक्ट का रॉ फॉर्म में ही मार्केट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में उसके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी। और अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में चेंज किया जाएगा। अगर ऐसा है कि मार्केट अवेलेबल है उसके बावजूद आप अगर उसे चेंज करते हैं तो वो एग्रीकल्चर लॉस में काउंट होगा, ना कि बिजनेस लॉस में काउंट होगा। सेकंड इनका कंडीशन होता है कि जो भी प्रोसेस के लिए इंप्लाई किया जा रहा है दैट इज ऑर्डिनरी इंप्लाइड प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। थर्ड कंडीशन इसमें होता है अगर किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोसेस किया जाता है इट मस्ट नॉट चेंज इट्स कैरेक्टर। इट मीन्स यदि आप शुगर केन से शुगर बनाते हैं तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है, और अगर ये चेंज हो जा रहा है तो इस कंडीशन में ऑर्डिनरी इंप्लाइड प्रोसेस नहीं माना जाएगा। और अगर यहां से आपका कुछ भी लॉस होता है तो उसे एग्रीकल्चर लॉस नहीं माना जाएगा बल्कि इसे बिजनेस लॉस माना जाएगा, बिकॉज इस शुगर केन का ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है। और अगर मार्केट अवेलेबल नहीं होता उस कंडीशन में यदि आप इसे शुगर के रूप में चेंज करते हैं देन मार्केट में सप्लाई करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाएगा। और इसी बात को एलिब्रेट करने के लिए हाई कोर्ट 6 केसेस का इसमें रेफरेंस देती है, जिसमें फर्स्ट केस है भिखापुर कंसर्न, और इसमें पटना हाई कोर्ट का जजमेंट होता है। इस केस में होता यह है कि एसएससी के पास एक लैंड होता है जिसमें शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। इस शुगर केन से एसएससी शुगर बनाता है एंड देन उसे मार्केट में सेल करता है। यहां से जो इनकम होता है एसएससी का कहना होता है कि ये इनकम डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोसेस की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसे एग्जम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का कहना होता है कि जो भी प्रोसेस किया गया है शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज नॉट, इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बिकॉज अगर देखा जाए इस शुगर केन का ऑलरेडी अपना मार्केट अवेलेबल है। अगर ये चाहता तो शुगर केन को किसी शुगर फैक्ट्री में सेल कर सकता था या फिर कंट्री मिल में दिया जा सकता था, लेकिन यदि आप उससे शुगर बनाते हैं तो इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिकॉज एज पर क्लॉज 2 सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट तब होती है जब रॉ फॉर्म में पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल आउट नहीं किया जा सकता है मार्केट में। इसमें सेकंड केस साइट किया जाता है किलिंग वैली टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1921 का केस है। एंड सिंस इनकम टैक्स एक्ट 1922-21 के बाद आया था, इसी कारण इस पर एप्लीकेबल था इनकम टैक्स एक्ट 1918। इस केस में होता यह है कि जो एसएससी होता है उसका अपना टी गार्डन होता है। टी गार्डन से लीफ तोड़ा जाता है, देन उसके बाद उसे प्रोसेस करने के बाद उस टी लीफ को टी बनाया जाता है और उसे सेल आउट किया जाता है। अब जो उसका इनकम होता है यहाँ पर एसएससी का कहना होता है कि ये जो भी इनकम है दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। बिकॉज अगर देखा जाए मार्केट में टी लीफ डायरेक्टली सप्लाई नहीं हो सकता है, इसकी यूटिलिटी नहीं है, और अगर यूटिलिटी की अगर बात की जाए तो वो टी की यूटिलिटी होती है। इस केस में कोर्ट का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो टी लीफ जो है दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन जैसे ही आप उसे टी में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरता है जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है। इसी कारण टी लीफ बनने तक जो भी काम हुआ है उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में शामिल किया जा सकता है, और वहां से जो इनकम आती है उसे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो टी बनने का प्रोसेस है इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ये दोनों शामिल है, इसी कारण इस पूरे अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता है। इसमें थर्ड केस आता है जेएम केसी का, और यह भी केस पटना हाईकोर्ट का है। इस केस में होता यह है कि जो एसएससी होता है वो कल्टीवेशन करता है एलॉय प्लांट का, और सिंस इस एलॉय प्लांट का डायरेक्टली मार्केट नहीं होता है तो वो इससे सीसल फाइबर बना करके और तब सेल करता है मार्केट में। इस कंडीशन में जो भी इनकम इसका जनरेट होता है एसएससी का कहना होता है वो इनकम इसका एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाना चाहिए। जहां पर कुछ आर्गुमेंट होती है और ये बात कही जाती है कि ये एलॉय प्लांट इसका एक मार्केट अवेलेबल है एंड दैट इज जेल। जेल में इस एलॉय प्लांट को सप्लाई किया जा सकता है और वहां से सीसल फाइबर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ताकि जो कैदी वहां पर है इस पे काम कर सके। लेकिन फिर यह देखा जाता है कि जेल में सप्लाई करने के बाद इसका इकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये इकोनॉमिक नहीं रह पाता है। देन उसके बाद कोर्ट का कहना होता है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो ये एसएससी जो है ही इज द ओनली कल्टिवेटर ऑफ एलॉय प्लांट एंड ही इज ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द सीसल फाइबर। तो इस कंडीशन में यदि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड को लेकर के, तो अब तक यहां पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सीसल फाइबर का प्रोडक्शन कर रहा हो, तो वहां पर प्रोसेस की बात ही नहीं हो पाती है एंड ही इज द ओनली पर्सन जो कि सीसल फाइबर इससे बना रहा है। तो इस कंडीशन में इस पर्सन के द्वारा यूज किए गए प्रोसेस को ही प्रोसेस ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड के रूप में माना जा सकता है, और इस तरीके से इस पर्टिकुलर केस में जो भी इनकम सीसल फाइबर से आ रहा था उसे टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट केस है शियोल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1932 का केस है, और इस केस में होता यह है कि एसएससी एक कल्टीवेट करता है कॉटन का अपने लैंड के ऊपर और इस कॉटन का गिनिंग प्रोसेस के थ्रू थ्रेड में कन्वर्ट करता है। अब इसका कहना है कि ये जो भी आपको गिनिंग किया गया है
उसके बाद जो आपको थ्रेड आया है मार्केटेबल बनाने के लिए किया गया है। इसी कारण जो भी इनकम यहां से जनरेट किया जा रहा है दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम और उसे इसमें एग्जम्प्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि कॉटन का ऑलरेडी अपना एक मार्केट है और बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जो कि कॉटन को मार्केट में डायरेक्टली सप्लाई करते हैं और गिनिंग जैसे प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस। और जब ये कोई एसेंशियल प्रोसेस है ही नहीं मार्केटेबल बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में जो भी इनकम आफ्टर गिनिंग इसे मिला है that cannot be counted as agriculture income and it doesn't fall under clause 2 of subsection B of section 2 और इसी कारण इसके ऊपर टैक्स इंपोज की जाती है। इसमें फिफ्थ केस है बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और इस केस में होता यह है कि जो एसएससी होता है उसका अपना लैंड होता है जिसमें वो शुगर कैन का प्रोडक्शन करता है। इस शुगर कैन से वो गुल बनाता है और उस गुल को मार्केट में सप्लाई करता है। जो भी यहाँ से इनकम आता है उसमें यह टैक्स एग्जम्पशन चाहता है, जिसको लेकर के आईटीओ का कहना होता है कि ये एक ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है गुल बनाने का, क्योंकि अगर देखा जाए इस शुगर केन का ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है। और इससे पहले वाले केस में जीएमकेसी वाले केस में इस बात को एस्टेब्लिश किया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि यदि मार्केट इसका ऑलरेडी अवेलेबल है तो उस कंडीशन में इसे रॉ फॉर्म में ही सप्लाई किया जाएगा, इसे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण इस केस में इस एसएससी को जो भी इनकम होता है उसको टैक्स एग्जम्पशन से बाहर रखा जाता है और उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है। इसी केस में आप देखेंगे डुअर्स टी कंपनी लिमिटेड के बारे में बात की गई है, जो इनफैक्ट हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जो भी प्रोसेस ऑर्डिनरी इंप्लाइड किया जाता है उसमें दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट, जो प्रोडक्ट है वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में रहता है और सेकंड, अपने कैरेक्टर को ये चेंज कर देता है। अगर प्रोसेस जरूरी है, नेसेसरी है और ऑर्डिनरी इंप्लाइड है तो उस कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होता है। अगर इसका नेचर चेंज होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होता है। बट देयर इज ए कंडीशन जहां पर कि इसका नेचर चेंज होने के बावजूद ये एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा। एंड द कंडीशन इज, अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसको प्रोसेसिंग करने के बावजूद मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसके नेचर को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर शुगर केन का मार्केट नहीं है तो जरूरी है कि इसे आप शुगर में कन्वर्ट करें, और अगर इस शुगर केन का मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर इस प्रोसेस को अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं पर इसकी मार्केटेबिलिटी कंटिन्यू हो जाती है। और इसमें अभी तक जो चर्चा किया गया है दैट इज क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 वो अप्लाई नहीं होता है। इसमें सिक्स्थ केस आता है बोगारापू पेडू अमैया वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1964 का केस है और ये आंध्र प्रदेश का मामला बनता है। इस केस में होता यह है कि जो ये एसएससी होता है इसका अपना एग्रीकल्चर लैंड होता है जिसमें टबैको का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद उसका कटिंग करता है और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद इसे ये एक्सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली में इस एसएससी का बिजनेस होता है एक्सपोर्ट का, बट इसका कहना यह होता है कि इसने जो भी प्रोडक्शन किया है टबैको का वो अपने एग्रीकल्चर लैंड पे किया है और जो प्रोसेसिंग किया है दैट वाज एसेंशियल टू मेक इट फिट फॉर द मार्केट। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो भी इससे इनकम हो रही है दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का ये कहना होता है कि जब तक फ्लूस कटिंग होता है तब तक जो है ये एग्रीकल्चर इनकम के रूप में काउंट किया जाएगा, बिकॉज देयर आर सेवरल पर्संस जो टबैको कल्टीवेशन करते हैं और उसी रॉ फॉर्म में मार्केट में सप्लाई करते हैं। इट मींस इसका ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है तो उसमें सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, और जो आपने सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग इसमें किया है दैट इज बिजनेस ऑपरेशन। इसी कारण जो भी अगर आपका इसमें इनकम आता है दैट इज इनकम फ्रॉम योर बिजनेस, और उस कंडीशन में ये बिजनेस इनकम माना जाएगा ना कि एग्रीकल्चर इनकम, और उसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा। इन सारे केसेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट दोनों ही पक्ष को सुनती है, एक तरफ ट्राइब्यूनल की बात सुनती है और दूसरी तरफ अपलांट की बात सुनती है, जिसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है कि ट्राइब्यूनल ने जो यहाँ मार्केट कंसिडर किया है, अगर बात की जाए गलका के सेंस में तो इनका यह कहना होता है कि इस पर्टिकुलर गलका का मार्केट इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से इसे प्रोसेस किया गया है और इस वजह से ये इस सेक्शन में फॉल करता है और एग्रीकल्चर इनकम बन जाता है। जो भी लॉस हुआ है वो एग्रीकल्चर लॉस हुआ है तो इससे बिजनेस लॉस नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपलांट का कंटेंशन होता है कि अगर देखा जाए तो इसके गलका का मार्केट भले ही इंडिया में नहीं है, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल ने इस बात को देखा है कि इसका मार्केट आउट ऑफ इंडिया भी है, बिकॉज यहाँ जरूरी ये है कि मार्केट के एम्बिट को बढ़ाया जाए और इसके डेफिनेशन को ब्रॉड किया जाएगा। सिंस इस केस में होता यह है कि ट्राइब्यूनल ने इस तरह का कोई भी रिसर्च नहीं किया था, जिसके कारण हाईकोर्ट का कहना होता है और ट्राइब्यूनल को डायरेक्शन देती है कि वो पहले इस बात पर रिसर्च करे और रिसर्च करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि इस केस में क्या होगा। बिकॉज अगर मार्केट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में जो ये गलका सप्लाई किया गया है अपने ही कंपनी में, तो इस गलका को यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में माना जाएगा और एग्रीकल्चर इनकम के रूप में यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन जब इस कंपनी ने पे किया है तो बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट हो जाता है
और उस कंडीशन में जो भी इसका लॉस हुआ है उस पर टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि इस गलका का मार्केट अवेलेबल ही नहीं है, उस कंडीशन में जो इस गलका से लूफा बनाया जाता है, इस लूफा को क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 में ऑर्डिनरी प्रोसेस इंप्लाई के रूप में काउंट किया जाएगा और जो भी लॉस हुआ है उसे एग्रीकल्चर लॉस के रूप में माना जाएगा। और इसी बात को आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 17 में कोर्ट कहती है, नाउ द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी वाज whether the process implied by the SEC was a process within meaning of subclause 2 of clause B of subsection 1 of section 2, and in order to proper determination of the controversy it was necessary for the tribunal to give a finding on the question whether there was no market for Galka in India or outside, for it is only if there was no market for Galka in India or abroad that the process implied by the SEC could be said to be process covered by subclause 2 of clause B of subsection 1 of section 2। और इस प्रकार से लास्ट में कोर्ट ट्राइब्यूनल को कहती है फाइंडिंग के लिए, ट्राइब्यूनल इज राइटेड टू गिव द फाइंडिंग, और इस प्रकार से यह केस यहां समाप्त होता है। इस यूनिट का 6th केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पूना वर्सेस एसजी दाते। 1970 में डिसाइड किया गया था, बट आपके केसमेट में दिया हुआ है सीआईटी वर्सेस एसजी दाते 1971। आइए देखते हैं इस केस में होता क्या है। इस केस में होता यह है कि अज्जी दाते के पास 93 एकड़ का लैंड होता है जिसमें शुगर केन का कल्टीवेशन ये करते हैं, और ये घटना है पलटन की जो कि पुणे के पास है महाराष्ट्र में। वहां पर एक रिवर है, रिवर नीरा। इस रिवर के सर्दर्न पार्ट में इनका खेत होता है और इस लैंड पर ये शुगर कैन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इनके शुगर कैन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और इनको लगता है मार्केटेबल नहीं है, तो ये इंस्टॉल करते हैं 3 HP का एक क्रशर। उस शुगर कैन से जूस निकालते हैं और उसका जगरी बनाते हैं और इस जगरी को मार्केट में सेल करते हैं। यहां से जो भी इनके पास इनकम आती है वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट बन जाता है। और यह बात है असेसमेंट ईयर 1952, 53, 54, 55 की, जबकि इनके द्वारा इनकम जगरी से जो मिला है उसमें इनका कंटेंशन होता है इट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, और इसमें ऑर्डिनरी प्रोसेस इंप्लाई किया गया है। जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना होता है कि इस शुगर कैन का ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल था। उनके एग्रीकल्चर लैंड के लगभग 7 माइल्स दूरी पर एक शुगर फैक्ट्री होती है जहां पर इसका कंजम्पशन हो सकता था, बट रेदर वहां पर मार्केट में पहुंचाने के बजाय अगर ये जगरी में कन्वर्ट करते हैं तो इस कंडीशन में जो शुगर केन का नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, भले ही उन्होंने ऑर्डिनरी प्रोसेस अप्लाई किया हो। सेकेंड, इनके पास मार्केट अवेलेबल है जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर इनकम जनरेट हुआ है दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यह मेरे पहुंचता है अपने ट्राइब्यूनल के पास, जिसमें अपने ट्राइब्यूनल 11 पॉइंट्स पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है और उसमें कहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस मैटर को पहले चेक करे कि मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, और अगर मार्केट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में इनके द्वारा जो भी इनकम आया है दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है इनके शुगर केन के लिए तो उस कंडीशन में इट कैन बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस चीज को लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ सर्वे करती है और अपना रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट में यह दिखाती है कि एचजी दाते के लैंड के पास फल्टन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री है जो कि लगभग 7 माइल्स दूर है। उसके अलावा आईटीओ अलग अलग क्वेश्चनरीज के साथ नोटिस भेजती है वालचंद नगर फैक्ट्री को, बिहार महाराष्ट्र फैक्ट्री को जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे को एंड प्रांत ऑफिसर को, जहां से इनके पास बहुत सारा डेटा आता है और खास करके जिस डेटा को ये कंसिडर करती है दैट इज ऑफ फल्टन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री। और उसके बाद आईटीओ का कहना होता है कि फल्टन शुगर फैक्ट्री के पास मार्केट अवेलेबल था, अगर ये पर्सन चाहते तो अपने शुगर केन को इनके पास सप्लाई कर सकते थे, लेकिन सप्लाई करने के बजाय इन्होंने इसका गुड़ बनाया है दैट इज जगरी। तो इस कंडीशन में जो भी इनकम जनरेट हुआ है दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस फाइंडिंग के अगेंस्ट में बहुत सारा ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाता है एसईसी के द्वारा, जिसमें उनका कहना होता है कि जो क्वालिटी उनके शुगर केन का है दैट इज नॉट चुएबल, और जब वो चुएबल नहीं है तो अब ये जरूरी है कि उसे जो है या तो जगरी में या फिर शुगर में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज जो भी शुगर केन उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसका डिमांड मर्चेंट के पास भी नहीं है। शुगर केन का वेट काफी हैवी होता है, पेरिशेबल होता है, और उनके इलाके में यह प्रैक्टिस नहीं है कि डिस्टेंस प्लेसेस पर इस शुगर केन को भेजा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है जिस फैक्ट्री के बारे में आईटीओ कह रही थी दैट इज फल्टन शुगर वर्कर्स, उनके पास ये एसएससी गए भी थे जहां पर कि इनके शुगर केन को परचेज करने से फैक्ट्री ने मना कर दिया था। तो इन सच कंडीशन एसएससी के पास कोई और रेमेडी नहीं रहता है बल्कि इसे कन्वर्ट करना होता है गुड़ में और उसे सेल करके मार्केट से इनकम जनरेट करते हैं। सो सिंस द मार्केट वाज नॉट अवेलेबल विद एसएससी,
तो इस कंडीशन में जो भी ऑर्डिनरी प्रोसेस फॉलो किया गया है शुगर केन को गुड़ में कन्वर्ट करने का, दैट इज परमिसिबल अंडर सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। और इस चीज को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा, जिसमें अपीलेट ट्राइब्यूनल एसएससी के फेवर में रिस्पॉन्ड करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में। अपीलेट ट्राइब्यूनल का कहना यह होता है कि एज पर द ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिटेड बाय बोथ द पार्टीज, फर्स्ट थिंग यह है कि जो शुगर कैन का प्रोडक्शन हुआ है एसएससी के द्वारा दैट इज नॉट चूएबल, और जब वो चूएबल नहीं है उस कंडीशन में इस एसएससी के पास केवल एक ही आपका यूज बनता है उस शुगर कैन का, एंड दैट इज टू प्रोड्यूस शुगर। बिकॉज अगर विद इन 48 आवर्स इस शुगर कैन को क्रश नहीं किया जाता है, इससे जूस नहीं निकाला जाता है, तो शुगर कैन में जो शुगर का कंटेंट है वो धीरे धीरे लॉस होते चला जाता है और फिर वो यूजफुल नहीं रह पाता है। देन उसका ट्राइब्यूनल का फाइंडिंग होता है कि कोई भी मिल अवेलेबल नहीं था जो इस एसएससी का शुगर कैन परचेज कर सके। सो इन सच कंडीशन एसएससी के पास केवल एक ही रेमेडी बचता है, दैट इज टू कन्वर्ट शुगर कैन इनटू गुड़। तो इस प्रकार से देखा जाए कोई भी मिल अगर परचेज नहीं कर रहा, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो वो इस प्रोसेस को अपना सकता है सो दैट इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट, बिकॉज यहाँ पर मार्केट अवेलेबल नहीं है। और अगर देखा जाए इस मार्केट में सिंगल प्लेयर फल्टन शुगर वर्कर्स रहते हैं, और अगर वो परचेज नहीं करना चाहते हैं शुगर कैन को, तो इस एसएससी के पास कोई और रेमेडी या कोई और मार्केट अवेलेबल नहीं है। बिकॉज यहाँ पर ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि मार्केट का मतलब होता है अ प्लेस जहां पर के नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ परचेजर हो, लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो नंबर ऑफ बायर्स तो है लेकिन नंबर ऑफ परचेजर केवल एक ही है जहां पर की मोनोपोली है, और अगर वो परचेज नहीं करता है तो उस कंडीशन में पुअर फार्मर्स का क्या होगा। बिकॉज अगर देखा जाए तो शुगर कैन अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तरह नहीं है लाइक व्हीट एंड राइस जिसे लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व कर सके, बल्कि शुगर कैन को जरूरी है कि विद इन 48 आवर्स इस पर काम करना चालू कर देना चाहिए। सो इन दिस केस जो भी मेथड इंप्लाई किया गया है टू कन्वर्ट शुगर कैन इनटू जगरी, द मेथड वाज ऑर्डिनरी इंप्लाइड। इसी कारण जो भी एसएससी का इनकम जनरेट हो रहा है इस जगरी से, दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम और इनको टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। और उसके बाद ये बात पहुंचती है हाई कोर्ट बॉम्बे में। अब आइए देखते हैं इस केस में कहां क्या होता है। जैसे कि वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आप यहां देखेंगे दो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है whether on the facts and circumstances of the case there was any evidence before the tribunal to justify the finding that there was no market for sugar produced by SSC, and the second question होता है whether on the fact and in the circumstances of the case the income received by SSC was agricultural income within the meaning of the Indian Income Tax Act। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्केट को लेकर के है और सेकेंड क्वेश्चन जो इनकम जनरेट हुआ है एसएससी का दैट इज एन एग्रीकल्चर इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इस दो क्वेश्चन के साथ हाई कोर्ट में इस बात को अपील किया जाता है रेवेन्यू की तरफ से। पैराग्राफ नंबर 2 में आप देखेंगे पूरा फैक्ट दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, और इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे कि ट्राइब्यूनल 11 पॉइंट्स को लेकर के आती है और डायरेक्शन देती है रेवेन्यू को कि फाइंडिंग के साथ वो आए। सेम पैराग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर आईटीओ डिफरेंट शुगर मिल को नोटिस भेजते हैं विद क्वेश्चनरीज और वहां से जवाब लेते हैं। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिखेगा जो डेटा कलेक्ट किया गया था फल्टन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री की तरफ से, उसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है कि उनका टर्नओवर कितना है, कितना वो जूस निकाल सकते हैं, कितना शुगर का प्रोडक्शन होता है एंड सो ऑन। इसका थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे जहां पर कि एसएससी के ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है और एसएससी का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे देखा जाता है। देन पैराग्राफ नंबर 5 में आप देखेंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा कुछ रीजनिंग प्रोवाइड की जाती है और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रीजनिंग ट्राइब्यूनल का फाइंडिंग होता है कि अपीलेट के द्वारा जो भी इनकम जनरेट किया गया है दैट कैन बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम और उन्हें एग्जम्पशन मिलना चाहिए। देन पैराग्राफ नंबर 6 में आप देखेंगे हाई कोर्ट के पास इमीडिएट पहुंचता है जहां पर कि कंटेंशन रेज किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, और बेसिकली इनके द्वारा दो ही कंटेंशन रेज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट कंटेंशन होता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो ये फाइंडिंग किया गया है कि देयर इज नो मार्केट अवेलेबल फॉर शुगर कैन, ये कंटेंशन अपने आप में गलत है बिकॉज वहां पर लगभग 7 माइल्स पर फल्टन शुगर वर्कर्स फैक्ट्री अवेलेबल है और अगर एससीसी चाहता तो अपने शुगर कैन को इसके नेचुरल फॉर्म में ही सेल कर सकता था, और ट्राइब्यूनल के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया जिसमें ये पता चल सके कि मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सेकेंड कंटेंशन होता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा जो भी फाइंडिंग सामने आया है दैट इज अनरीजनेबल। इस चीज को लेकर के एससीसी की तरफ से 3 केसेस साइट की जाती है, जिसमें फर्स्ट केस है वाई वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेकेंड केस है उमर सलेह मोहम्मद सेठ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड थर्ड केस है होमी जहांगीर घीस्ता वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें बात की जाती है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में एंड एविडेंशियल वैल्यू के बारे में। देन इस केस में आप देखेंगे हाई कोर्ट के सामने कुछ केसेस डिस्कस किया जाता है, जिसमें फर्स्ट केस है बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, बट इसमें कोर्ट का कहना होता है
where there is sufficient evidence to come to the conclusion is not a matter of inquiry by the court। जहां पर ऑलरेडी कंक्लूजन आ चुका है सफिशिएंट एविडेंस के बेसिस पर, अब वहां पर कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगी। इसी कारण यहां पर कोर्ट का कहना होता है, वी हैव देयरफॉर डिसाइडेड इन दिस केस whether the finding of the facts recorded by tribunal are based on any evidence। उसके बाद श्री मीनाक्षी मिल लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस के बारे में डिस्कस किया जाता है, जिसमें कोर्ट का कहना होता है, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स डज नॉट अल्टर इट्स कैरेक्टर as one of the fact merely because it is itself an interference from other basic facts। और उसके बाद हाई कोर्ट और डिफरेंट केसेस को लेकर के आती है, जिसमें मेनली बात किया जाता है फैक्ट्स जो कि ट्राइब्यूनल के द्वारा चेक किया गया है एंड ट्राइब्यूनल के द्वारा अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया गया है। नाउ जो बातें होती है उसमें खास करके इन्हीं दो क्वेश्चन पे बात होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको होता है कि ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि देयर इज नो मार्केट। इस मार्केट को समझना जरूरी है और इस चीज के लिए हाईकोर्ट फिर से बृहन महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात करती है। इस केस में देखा जाता है कोर्ट का कहना होता है, ऑन अ ट्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, it was held that in connection with the claim for exemption made by SEC under the above section, the first condition, because इस वाले केस में दो कंडीशंस ले डाउन किया गया था, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आपको ये था, the first condition required to be satisfied was that the process implied by the SEC must be one which is ordinarily implied by cultivator। जिसमें फर्स्ट कंडीशन ये था कि जो भी प्रोसेस इंप्लाई किया गया है SEC के द्वारा, that must be one which is ordinarily implied by cultivators। और अगर इस केस में देखा जाए तो जगरी बनाने का जो प्रोसीजर था वो ऑर्डिनरी इंप्लाइड था। सेकेंड इसमें बात की जाती है इस केस में, द प्रोड्यूस मस्ट रिटेन इन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ प्रोसेस अनलेस देयर इज नो मार्केट फॉर सेलिंग इट इन दैट कंडीशन। इट मींस शुगर केन से जगरी बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, फर्स्ट वो तो ऑर्डिनरी प्रोसीजर होना ही चाहिए, सेकेंड इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर यहां देखा जाए शुगर केन का कैरेक्टर वो आपको अलग है, जबकि जैसे ही जगरी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर इसका मार्केट अवेलेबल है तो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में इसके ओरिजिनल कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है। इसी कारण कोर्ट का कहना होता है, इफ देयर इज नो मार्केट टू सेल द प्रोड्यूस देन एनी प्रोसेस व्हिच इज ऑर्डिनरी इंप्लाइड टू रेंडर इट फिट टू रीच द मार्केट वेयर इट कैन बी सोल्ड वुड बी कवर्ड बाय द डेफिनेशन। तो यहां पर पूरा डिस्प्यूट आपको आता है कि जो देखा जाए इसका ओरिजिनल कैरेक्टर वो चेंज हो चुका है, और जब ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज हो चुका है तो ये फिर साइटेड सेक्शन के अंडर नहीं आता है। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए एज पर द फाइंडिंग सबमिटेड बाय ट्राइब्यूनल, ये शुगर कैन चुएबल नहीं था, कोई भी फैक्ट्री इसे परचेज करने से मना कर रही थी। विद इन 48 आवर्स अगर प्रोसेसिंग नहीं होता है तो शुगर कंटेंट लॉस होते चला जाता है। उस कंडीशन में इनके पास मार्केटेबल बनाने के लिए कोई और उपाय नहीं होता है, बल्कि इसके कैरेक्टर को चेंज करना जरूरी होता है। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कंटेंशन होता है कि गुड़ बनाने की जरूरत क्या थी। अगर वो चाहते तो नेचुरल फॉर्म में ही इसे मार्केट में सेल कर सकते थे, और जब नेचुरल फॉर्म में मार्केट में सेल कर सकते थे इट मींस उसके लिए मार्केट तो अवेलेबल था। और इसी बात को पैराग्राफ नंबर 16 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कहा गया है, द होल ऑफ द डिस्प्यूट रेज्ड बाय द पार्टीज इन दिस केस सेंटर अराउंड द क्वेश्चन whether the case of the SEC that the sale of his sugarcane produce in its natural condition there was no market was true or otherwise। उसके बाद सारे एविडेंस और रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट का कंक्लूजन होता है कि जो वैरायटी शुगर केन का होता है वो अपने नेचुरल फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होता है, वो अनयूजेबल है। सेकेंड, जो फल्टन शुगर फैक्ट्री है उसने कहीं भी इस बात को शो नहीं किया है कि वो इंटरेस्टेड है इस तरह के प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। और अगर इन दोनों कंडीशन में देखा जाए तो एक्चुअली में एसईसी के पास कोई मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। और इसी कारण हाईकोर्ट ने अपने ट्राइब्यूनल के फाइंडिंग को कोट करते हुए कहा, देयर इज नो मार्केट एज सच वेयर शुगर कैन ऑफ दिस क्वालिटी कैन बी सेंट एंड सोल्ड, अ मार्केट इंडिकेट्स अ नंबर ऑफ परचेजर एंड सेलर्स। एंड देन उसके बाद हाईकोर्ट कहती है, द ट्राइब्यूनल हैज इंडिकेटेड द फॉलोइंग रेलेवेंट फैक्ट्स, द शुगर कैन ग्रोन बाय द एसईसी इन हिज फार्म कैन नॉट बी यूज्ड फॉर च्यूइंग, द ओनली अदर यूज टू विच इट कैन बी पुट इज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। इन्हीं सारी बातों को कंसीडर करते हुए पैराग्राफ नंबर 21 में हाईकोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन होता है एंड फाइनली हाईकोर्ट अपने जजमेंट पर आती है, जिसमें हाईकोर्ट का कहना होता है, द बर्डन दैट द रेवेन्यू हैड अंडरटेकन वाज टू प्रूव दैट द फैक्ट्री वाज विलिंग परचेजर ऑफ द होल ऑफ द शुगर कैन प्रोड्यूस अवेलेबल इन द एडजेसेंट लोकेलिटीज एंड फील्ड एंड इन एनी इवेंट फ्रॉम द फील्ड सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर नीरा। बिकॉज जो एसएससी का लैंड सिचुएटेड था दैट वाज सदर्न बैंक ऑफ द रिवर नीरा। और फाइनली इस केस में कोर्ट का दोनों क्वेश्चन को लेकर के होता है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ट्राइब्यूनल का फाइंडिंग था कि देयर वाज नो मार्केट, यहां पर कोर्ट का कहना होता है बिल्कुल सही बात है, इस एसएससी के पास कोई मार्केट अवेलेबल नहीं था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, जब मार्केट अवेलेबल नहीं था उस कंडीशन में
शुगर केन से जगरी बना करके सेल करने के बाद जो इनकम आया है दैट शुड कम अंडर परव्यू ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, यह भी सही है। और इस प्रकार से एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया जाता है, ट्राइब्यूनल के फाइंडिंग को अपहेल्ड किया जाता है और रेवेन्यू कमिश्नर को कॉस्ट पे करने के लिए कहा जाता है। इस यूनिट का लास्ट केस है के लक्ष्मण एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी 1998 का केस है। एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस केस इज whether income generated from rearing silkworm can be considered as agricultural income or not। इस केस का फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि इस केस में होता यह है कि जो अपलांट है दैट इज के लक्ष्मण एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और जो इनका डीलिंग होता है दैट इज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इस फर्म ने मालबरी लिप्स का प्रोडक्शन चालू किया था और साथ में सिल्क वॉर्म के लिए जो है एक परचेज करके लाते हैं। मालबरी लिप्स जो होता है उसे वो तोड़ते हैं, उसे स्ट्रिप में कट करते हैं एंड देन उसके बाद इसे सिल्क वॉर्म को फीड करते हैं। इससे सिल्क वॉर्म बड़ा होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों बगल अपने स्लाइवा से एक थ्रेड बनाता है दैट इज नोन एज ककून, और इस ककून को मार्केट में सेल किया जाता है। इस सेल से जो इनकम होता है इस फर्म का, तो फर्म का कहना होता है इट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर प्रोसेस। सो जो भी इनकम यहाँ इनका जनरेट हुआ है दैट शुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इस मामले में आईटीओ का कहना होता है कि अगर देखा जाए इस पूरे एक्टिविटीज में तो मलबरी लीव्स का प्रोडक्शन ऑब्वियसली यह एक एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनता है, बट ककून को सेल आउट करना मार्केट में इट्स नॉट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सो इन दिस केस जो भी ककून मार्केट में सेल हुआ है और उसके बाद इनकम जनरेट किया गया है उस इनकम का 25% अमाउंट टैक्सेबल होगा, बिकॉज इस पूरे एक्टिविटीज में मालबरी लीव्स का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर इनकम है जबकि ककून का प्रोडक्शन एंड सेलिंग नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाएगा। उसके बाद यह मामला अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचता है, जहां अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर एसीसी की बात को स्वीकार करती है और उन्हें टैक्स में एग्जम्प्ट कर देती है। देन उसके बाद इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अपलेट ट्राइब्यूनल के पास ये बात पहुंचाई जाती है, जहां अपलेट ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि इस पूरे प्रोसेस में और इनकम जनरेशन में दो एक्टिविटीज हो रही है, फर्स्ट मालबरी लिप्स का प्रोडक्शन एंड सेकेंड ककून का सेलिंग। अगर देखा जाए तो मालबरी का प्रोडक्शन जो होता है उसके लिप्स का कोई मार्केट ही नहीं है। सेकेंड जो ककून का प्रोडक्शन हुआ है और सेलिंग हुआ है ये कहीं से भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं है, इसकी वजह से जो भी इनकम यहाँ से जनरेट हुआ है उसे एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यह मामला पहुंचता है हाईकोर्ट का, जहां पर कि हाईकोर्ट इसका डिसीजन रेवेन्यू के फेवर में देती है और रेवेन्यू का कहना था 25% इनकम पर टैक्स लगेगा जबकि बाकी इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होगा। और उसके बाद यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में अपलेट के द्वारा। तो आइए देखते हैं इस केस में फिर होता क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ इसके फैक्ट के बारे में बताता है, थर्ड पैराग्राफ में बताता है कि कैसे आईटीओ के पास ये मैटर पहुंचता है, आईटीओ 25% अमाउंट को कंसीडर करते हैं। उसका यह मामला अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचता है, जहां पर इनका कहना होता है कि सिल्क वॉर्म और ककून ये दोनों का दोनों टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद यह मामला पहुंचता है अपलेट ट्राइब्यूनल के पास, जहां पर कि अपलेट ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि मालबरी लिप्स को मार्केट में नहीं बेचा गया है बल्कि मार्केट में बेचा गया है ककून को, तो उस कंडीशन में सारे के सारे इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई होना चाहिए। देन उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में हाईकोर्ट के पास पहुंचता है ये मामला। पैराग्राफ नंबर 6 में आप देखेंगे हाईकोर्ट डिसीजन लेकर के आती है इन फेवर ऑफ रेवेन्यू। पैराग्राफ 7 से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बात करती है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है और लेजिस्लेशन का इसमें क्या कहना होता है। देन उसके बाद हाईकोर्ट डुअर्स टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1962 के केस को कंसीडर करती है, जिसमें बात कही जाती है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। इसमें 3 क्लॉजेज है, क्लॉज 1 टू क्लॉज 3, जिसमें मेनली चर्चा इसमें किया जाता है क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 के बारे में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि एज पर क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 अगर देखा जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि अंडर क्लॉज 2 एंड अंडर क्लॉज 3 अगर देखा जाए तो प्रोसेसिंग जो होना है वो कल्टीवेटर्स के द्वारा होना है या उस रिसीवर के द्वारा होना है जो कि रेंट इन काइंड के रूप में इनकम रिसीव कर रहा है। और जो भी ये प्रोसेस होना चाहिए सिंपल होना चाहिए, दैट इज मैनुअल प्रोसेस, या फिर ये मशीन के असिस्टेंस से प्रोसेस हो सकता है। अब बात की जाती है कि इसमें व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस क्यों किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर देखा जाए तो रॉ फॉर्म में अगर प्रोड्यूस मार्केटेबल नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोसेसिंग जरूरी है। सो प्रोसेसिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मेकिंग द प्रोड्यूस मार्केटेबल, कि मार्केट में इसका कंजम्पशन हो सके, सेल हो सके, बिजनेस और ट्रेड हो सके। सो द कमोडिटी शुड बी सेलेबल। लेकिन जब भी ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है तो जरूरी ये है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है इस प्रोड्यूस का वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर चेंज होता है तो इसमें टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लास्टली इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है वी आर रिस्पेक्टफुली एग्रीमेंट विद द अफोरसेड ऑब्जर्वेशन
The High Court, as we already have observed, has rightly to come to the conclusion that the income derived by the appellant from the sale of cocoon could not in law be regarded as agriculture income. और इस प्रकार से जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है इस केस में कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को एग्रीकल्चर इनकम में काउंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि ये काउंट नहीं किया जाएगा और डिसीजन अपलांट के अगेंस्ट में जाता है और इस प्रकार से इस यूनिट का सारा केस समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.